नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं एक नए शख्सियत के साथ एक बार फिर आप लोगों का गुफ्तगू विद रसल में। साथियों, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन कुछ ही लोगों का व्यक्तित्व शख्सियत के रूप में बदल पाता है। इसी प्रकार की एक शख्सियत हमारे साथ आज आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिनका नाम है श्री नौरंग सिंह। और सर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूं, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा जागरूक और प्रबुद्ध शिक्षक नहीं होगा जो सर को न जानता हो, क्योंकि इनका कार्यकाल जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षक संघ के रूप में अपना योगदान दिया, विभिन्न पदों पर उन्होंने प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ हो या फिर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ हो, उसमें उन्होंने विभिन्न पदों पर अपना कर्मठता और उन पदों को शोभायमान किया है। तो एक बार मैं स्वागत करता हूं सर का अपने इस स्टूडियो में। हमारी तरफ से नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष सबके लिए सुखमय हो। जैसा कि पिछला वर्ष बड़ा कठिनाइयों से भरा रहा बहुत, तो ऐसी उम्मीद की जा रही कि ये जो हमारा समय चल रहा है ये सबके लिए आनंददायक और उपादेयतापूर्ण होगा। सर का परिचय मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि सर का जो अपना प्राथमिक शिक्षा थी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, उन्होंने अपने सरकारी स्कूल में अपने यहाँ से प्राप्त की थी। और उसके बाद सर बेसिक शिक्षा परिषद में 1977 सितंबर 1977 से जुड़े हुए हैं और एक लंबे समय तक कार्यकाल अपना एक सफलतापूर्वक और उपादेयता और प्रोडक्टिव जीवन जीने के बाद एक लंबा चौड़ा प्राथमिक शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद में 2017 में सर का रिटायरमेंट हुआ। और वर्तमान में सर सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में ही एक विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा की जो अलग है और इस पिछड़े क्षेत्र बहराइच में चलती रहे। तो सर यदि मेरे परिचय द्वारा बताने में कुछ छूट रहा हो तो सर मैं चाहूँगा आप जोड़ें उसमें। मेरा नाम नौरंग सिंह और मैं बेसिक शिक्षा परिषद का जो प्राथमिक विद्यालय है भकरौली मुंगेशपुर, वहाँ ही मैंने अपनी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण की। चूँकि मैं इतने बड़े परिवार से संबंधित नहीं था, मैं एक मीडियम परिवार से संबंधित था, तो हमारी शिक्षा भी प्राइमरी स्तर से शुरू होकर कक्षा 8 तक जूनियर हाई स्कूल, 6 से और 8 तक जूनियर हाई स्कूल कुंडासर में हमने शिक्षा ग्रहण की। 9 और 10 की शिक्षा उस समय हुकुम सिंह इंटर कॉलेज नहीं था, हुकुम सिंह हाई स्कूल था, मैंने हाई स्कूल में ग्रहण किया। और 11 और 12 की शिक्षा हमने किसान इंटर कॉलेज जौ रोड में ग्रहण की। इसके बाद मैंने बीटीसी किया। बेसिक शिक्षा 2074 में 1974 में हमने बेसिक शिक्षा परिषद में बीटीसी किया और इसके बाद 1977 में मुझे जगह मिली। वो भी एक ऐसा विद्यालय था जो बहुत इंटीरियर क्षेत्र में और प्राथमिक विद्यालय नहीं, उस समय वो कन्या पाठशाला के रूप में था। कन्या पाठशाला मिथौरा विकासखंड कैसरगंज का वो विद्यालय था। हमने अपनी प्रथम नियुक्ति हमारी जो हुई, मैंने वहीं से अपने शिक्षा का कार्य शुरू किया। सर ये एक बात मैं आपसे, सर आपने परिचय दिया इसके लिए आपको आभार। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपका प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा में जुड़ना एक सामान्य सी घटना थी, पहले से प्लान आपका था, या फिर ये एकाएक क्या अक्सर होता है ना कि आदमी कोई तुरंत ही घटना इस प्रकार की होती है जिससे कि वो उसके रास्ते मुड़ जाते हैं, क्या इस प्रकार की कोई घटना? नहीं, मैंने ये सोचा था कि हम ग्रेजुएट करने के बाद में फिर LLB करेंगे। वकील बनने का सपना था, लेकिन चूँकि इंटरमीडिएट के बाद परिवार का बोझ कुछ ऐसा दिखाई पड़ा मुझे कि मैंने बीटीसी में अप्लाई किया और संजोग था कि हमारा नाम बीटीसी में आया। और गांधी इंटर कॉलेज में उस समय बीटीसी का कोर्स चल रहा था और हमारा एडमिशन गांधी स्कूल में हुआ। और वहाँ से बीटीसी करने के बाद में आप 1-2 साल हम बता रहे थे गैप 2 साल जो हमारा गैप हुआ, यानी 75 और 76 में एक प्रौढ़ शिक्षा आई थी। तो जब हमने सोचा कि हमें अब शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना है, तो प्रौढ़ शिक्षा में मैंने काम शुरू किया गांव में। पढ़ाते भी छोटों में आना हुआ। जी। अच्छा, और हाँ सर, अभी बात हो पूरी? हाँ, पूरी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि बेसिक शिक्षा जो आज 2020-21 में हम देख रहे हैं,
उस समय जब आप इस विभाग में आए थे तब में अब में जो मौलिक मुख्य आप तब्दीलियां पाते हैं, मैं चाहूँगा हमारे उन दर्शकों को या विशेष रूप से शिक्षकों को बताएं जो इस वीडियो के माध्यम से एक तरीके से जानना चाहते हैं 77 की बेसिक शिक्षा क्या थी और आज की क्या बेसिक शिक्षा है। बहुत सही प्रश्न है आपका। 77 की बेसिक शिक्षा और आज की बेसिक शिक्षा में बहुत अंतर है। जब मेरी नियुक्ति 1977 में हुई थी उस समय मूल वेतन भी हमारा 195 रुपये मात्र था। इसके बाद परसेंटेज लग करके 260 रुपये मासिक मिलते थे और उस 260 रुपये का उपयोग भी बढ़िया होता था क्योंकि महंगाई इतनी अधिक नहीं थी और साथ ही साथ हम लोग मेहनत बहुत करते थे। उस समय हमारे जो भी शिक्षक थे, आज 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, लेकिन लोग पैदल या साइकिल से अपने विद्यालय में समय से जाते थे और अधिकारी भी बड़ा सम्मान करता था। गांव के लोग भी बहुत सम्मान देते थे कि ये गुरुजी आए हैं, मास्टर साहब आए हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। और उस समय का अध्यापक बड़ी तन्मयता के साथ काम करता था क्योंकि वो किसी दूसरे कामों से जुड़ा नहीं था। मूल कारण ये था कि उसका संबंध केवल शिक्षा से था। अच्छा सर, ये शिक्षा में धीरे धीरे राजनीति का प्रवेश हुआ, बाद में शिक्षा का एक जो स्तर था कहीं न कहीं घटा, आपने उसको देखा होगा। इसकी वजह क्या? इसका वजह ये हुआ कि जब ग्राम शिक्षा समितियों का निर्माण कर दिया गया तो राजनीतिकरण हुआ। राजनीति में प्रधान जी लोगों ने विद्यालयों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। हमारे अध्यापकों पर गलत ढंग से प्रेशर बनाते थे, गलत ढंग से कार्य कराने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मिड डे मील में हो, चाहे उनको वोटर लिस्ट में लगा दिया गया तो वोटर लिस्ट बनाने में हो, बेलो ड्यूटी, ये तमाम चीज़ें जो जोड़ी गई राजनीति की, इससे अध्यापकों के अंदर एक खिन्नता पैदा हुई कि हमारा काम शिक्षा देना है, न कि रसोइयाँ का काम करना, भवन निर्माण करना। अब तो अध्यापक रहा नहीं, अध्यापक के स्थान पर उसे जेई बना दिया गया, भवन का निर्माण करा रहा है, निर्माण करता हो गया, खाना बनवा रहा है, वो रसोइया हो गया, भंडारी का काम कर रहा है, वो स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहा है, टीका लगवा रहा है, पल्स पोलियो में काम कर रहा है, वो डॉक्टर भी हो गया। तो शिक्षक न रह करके शिक्षक को उससे अलग कर दिया गया। अच्छा, इसकी शुरुआत आप कब से समझते हैं? जिसे 77 से कब तक आपको लगा कि शिक्षा ठीक है? उसके बाद कब ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी कि लगने लगा कि शिक्षा को शिक्षा से विरत करके अन्य कार्यों में लगाना जा? ये आप मानकर चलिए लगभग 99 से इसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं चालू की गई। अच्छा सर, ये जो एमडीएम का जो हुआ, इससे क्या, जिसे सरकार का यह मानना है, जो मैंने पढ़ा है अपने स्टडी के दौरान या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, उसमें ये बताया गया कि आपका एमडीएम का जो उद्देश्य है बच्चों को पुष्टाहार देना और साथ ही साथ विद्यालय में जो बच्चों की उपस्थिति है उसको बढ़ाना। तो एज ए शिक्षक, चूंकि आप एमडीएम को अपने आते हुए देखा, इम्प्लीमेंट होते हुए देखा, क्योंकि हम लोग तो बहुत बात की इसका तो केवल रूप बदल दिया गया है। इसके पहले भी दरिया आती थी, तेल आता था और बच्चों को विटामिन से युक्त चीज़ें डाल करके और अध्यापक अपने आप बनवाता था और वो बच्चों को खिलाता था। उसने सोयाबीन का तेल होता था, दरिया होती थी, नमक होता था, कभी चीनी होती थी, जो जैसा होता था वो व्यवस्था करके दी जाती थी। धीरे धीरे इसका रूप बदला और वो चावल और गेहूं पर ले आए, उसे गल्ला देने लगे। तो कोटेदार ऐसा काम होने लगा विद्यालयों में। बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस दिन उनकी भीड़ लग जाती थी कि इनको ये देना है। जब खिलाया जाता था तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब उनको राशन के रूप में दिया जाने लगा तब घर वाले एक बच्चे को ला करके राशन लेने लगे। थोड़े दिन ये चला, इसके बाद में फिर रसोइयों की नियुक्ति हो गई और ये हुआ कि अब सरकार के पका हुआ भोजन दिया जाएगा, मीनू के अनुसार दिया जाएगा। अब वो मीनू के अनुसार भोजन आएगा, रख रखाव प्रधान रखेगा, पैसा प्रधान आवंटित करेगा और लोड सब अध्यापक के ऊपर आ रहा है। अब चूँकि जो भी है सामान प्रधान के यहाँ से आ रहा है, गल्ला कोटेदार के यहाँ से आ रहा है। अगर हमारा अध्यापक लेकर अपने विद्यालय में रख दे तो कल ताला तोड़कर चोरी हो जाएगी, फिर उसके ऊपर ही जिम्मेदारी बनेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हो रही हैं सरकार की राजनीतिकरण के उद्देश्य से हो रहा है।
कि प्रधान संतुष्ट रहेगा, सब संतुष्ट है, हमारी सरकार दौड़ेगी, जबकि इससे हमारे शिक्षकों का बड़ा नुकसान हो रहा है। सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, इससे जो बातें मैं समझ पा रहा हूँ कि शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई, अधिकार नहीं दिए गए। अधिकार नहीं दिए गए। जिसे अंग्रेजों के समय में क्या था, जी, जो जी। भारत के राजे रजवाड़े थे उनके ऊपर शासन प्रशासन की व्यवस्था थी, लेकिन सारा जो फाइनेंशियल पावर था वो उनका था। उनका रहता जी, था, जी, अंग्रेजों जी, के पास जी, रहता था। उसी से इतनी खराब स्थितियां होती चली गई। तो वैसी ही लगभग आप यहाँ भी सिमिलरिटी पाते हैं। वही है, बिल्कुल ट्रू कॉपी चल रहा है कि प्रधान साइन करेगा। अच्छा सर, आपने एक लंबे समय तक संघ में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक जी, संघ जी। में कार्य किया है, तो उसका जुड़ाव आपका कैसे हुआ? कौन सी ऐसी प्रकार से घटनाएं हुई आपका जुड़ाव हुआ संघ से? 74 में जब ट्रेनिंग करके और 77 में 12/9/77 को हमारी पोस्टिंग हुई और हमने ज्वाइन किया, तो 2-3 महीने तक मेरा वेतन नहीं लगा। जो हमारे और साथी थे मेरे साथ के नियुक्त की, किसी को नहीं लगा। तो एक दिन मैं ऑफिस, जैसे आज ऑफिस चल रही है, तो तब भी ये बी एस से उस समय प्रत्यु विद्यालय निरीक्षक हुआ करते थे। प्रत्यु विद्यालय निरीक्षक। तो हमने जाकर बात किया तो ये कहा कि जाइए बाबू से मिल लीजिए और बिना मिले वेतन नहीं लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, जब मौका होगा तब जाएंगे। छुट्टी लेकर एक दिन गया तो बाबू से मैंने बात की, तो बाबू ने कहा पहले चलिए चाय पिलाइए और इसके बाद में लग जाएगा वेतन। जब चाय पिलाने कहा गया तो हम 2 लोग गए थे, इंद्राज सिंह और हम। तो कम से कम 6-7 बाबू जो उस काउंटर पर बैठे हुए थे, सब चाय पीने के लिए चल दिए। तो जब चाय पीकर उठे तो पेमेंट की बात आई, तो हमने कहा हमने एक को कहा था चाय पिलाने के लिए, अब 10 लोग आ गए तो 10 का पेमेंट मैं नहीं दे सकता। हमारा विवाद हो गया, वहाँ से मैं चला आया। वेतन लगा। राम दुलारे राय उस समय DI हुआ करते थे हमारे, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, मैं गया, मिला और वेतन लगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे ये देखा कि अध्यापकों के साथ बड़ा हरासमेंट किया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। और उस समय के जो हमारे ब्लॉक स्तर के या जिले स्तर के नेता थे, उनसे जब कुछ कहो तो वो कहते थे अरे देख लो यार उसमें क्या मामला है, थोड़ा बहुत 1 रुपये 2 रुपये देकर काम कर लो। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। किसी तरह से 5-7 साल हमने इसको झेला। इसके बाद में हमने सुना कि यहाँ कैसरगंज में चुनाव हो रहा है, एक वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट में, जो आज फर्स्ट है वो कल प्राथमिक विद्यालय था। हम भी आए, हमारे साथी जो हमारे साथ नियुक्त होकर आए थे बैठे थे, तो उन्होंने कहा हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा किसका नाम दे रहे हो? कहना आपका नाम दे रहे हैं, आप चुनाव लड़िए। हमने कहा यार कोई जानता नहीं है हम लोगों को, अभी नहीं है, अभी कितने दिन की नौकरी है और चुनाव लड़ जाओगे, होगा क्या? कहीं जीत जाएंगे और क्या होगा। हम कहा कैसे जीत जाओगे? लोगों ने कहा आप निश्चिंत होकर, मैंने आपका नाम दे दिया है। जब हम घर से पहुँचे तब कहा आपका नाम दे दिया गया है, प्रस्तावक समर्थक सब हो गए हैं, आप चुपचाप बैठिए। मैं बैठा था। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जो हमारे पूर्व परिचित थे, गांव जवार के थे, वो लोग भी सहयोग में लगे और चुनाव हुआ और 2 मत से मैं चुनाव जीत गया, कैसरगंज ब्लॉक मंत्री का। जी जी। लोगों ने कहा देखो कहा था। फिर उस पर जिला संघ हमें नहीं चाहता था, क्योंकि जिला संघ से उसके पहले मैं जब कोई पदाधिकारी नहीं था तो कई बार टकराव हो चुका था। उन्होंने जांच वाँच बैठाई, सब कुछ किया कि फर्जी वोट पड़े हैं, दुनिया भर किया, लेकिन उसमें कुछ लाभ नहीं मिला। अंत में रिजल्ट वही आया कि अध्यापकों ने स्वीकार नहीं किया उनके उस बात को। और जब हमने काम किया तो जो हमारे विरोधी भी थे, हम उनसे भी मिले, उनको भी साथ लेकर आए और सबको मैंने अपनी कार्यसमिति में शामिल किया। और जब अगला चुनाव होने का आया तो बस सीधे ये हुआ कि नौरंग सिंह का पद निर्विरोध रहेगा, बाकी पदों पर आप लोग चुनाव कर लीजिए। तब से मैं निर्विरोध ब्लॉक में रहा। हमारे देवनारायण अवस्थी जी स्वर्गीय हो गए हैं, वो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके रिटायर होने के बाद मैं इस ब्लॉक का निर्विरोध अध्यक्ष हुआ। अध्यक्ष होने के बाद ज़िले पर हमने नॉमिनेशन कराया अपना संयुक्त मंत्री पद पर, और वहाँ भी हमारा निर्विरोध हुआ। बाद में हमारे मंत्री थे आज्ञाराम मिश्रा जी, अध्यक्ष हमारे हुआ करते थे प्रशांत त्रिपाठी जी। संयोग था कि हमारी यही 5म वेतन आयोग की लड़ाई चल रही थी उसमें, और
मीटिंगों वोटिंगों के चक्कर में हमारे मंत्री आज्ञाराम जी प्रयागपुर से चलते थे, भाग दौड़ करते थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनका इलाज हुआ और उनकी डेथ हो गई। फिर मैं संयुक्त मंत्री होने के नाते मुझे चार्ज दिया गया, ज़िले का मैंने चार्ज संभाला और काम करना शुरू कर दिया। हमने कहा ऐसे नहीं होगा, समय भी पूरा हो गया है तो ज़िले का निर्वाचन करवा दीजिए। अब अध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी जी हमारे नहीं चाहते थे कि निर्वाचन हो, लेकिन हमने कहा नहीं, निर्वाचन में आप आवें हम आवें, जो आवेगा वो आएगा, सही काम तो करेगा। शिक्षकों का समर्थन तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा रिटायरमेंट हो जाने दीजिए, 6 महीने बाकी हैं। हमने कहा चलो ठीक है, 6 महीने और बीत जाएं। प्रदेश से हमने संपर्क किया, उन्होंने कहा 6 महीने के बाद चुनाव करवा देंगे। चुनाव हो गया और उस समय हम जो है मंत्री पद का चुनाव ज़िले पर लड़े थे और 212 वोटर थे हमारे ज़िले में उस समय, और हमको समर्थन जो मिला था 189 लोगों का समर्थन मिला था, लैंडस्लाइड सपोर्ट। और लोगों ने जो हमारे साथ खड़े थे, हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उन्होंने अपना वोट भी अपने को नहीं दिया बाद में। तो किसी को 1 वोट मिला, किसी को 4 मिले, किसी को लड़े 5-6 लोग, लेकिन सब लोग उतने में सिमट कर रह गए, 15-16 वोट में। 15-16 वोट में। तो शिक्षकों का हमने देखा कि हमारे प्रति आकर्षण है, सम्मान है उनका। मैंने भी बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके जो बिखरा हुआ शिक्षक समाज था, हमने इसे एक करने का प्रयास किया। और उस समय बहराइच का संगठन प्रदेश में 1 नंबर पर चल रहा था। और फिर अगला चुनाव हुआ, फिर निर्विरोध हुआ हमारा, और उसी इलेक्शन नहीं लड़ना ना, इसके बाद मांडलिक मंत्री भी निर्विरोध हमें चयन किया गया। देवीपाटन मंडल जब बना और उसका मांडलिक मंत्री मुझे बनाया गया। 3 बार मैं मांडलिक मंत्री रहा निर्विरोध। इसके बाद में प्रदेश पर मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, वो भी निर्विरोध हुआ हमारा पद। बाकी पर चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने के बाद में फिर हम उत्तर प्रदेश के काउंसलर हुए, यानी ऑल इंडिया के संगठन में वोट देने का अधिकार। जी EIPTF का मैं सदस्य बना। फिर मैं उत्तर प्रदेश से ऑल इंडिया का कोऑर्डिनेटर हुआ। और इन पदों पर मैंने पूरे भारत में जहाँ भी मीटिंगें हुई और आमंत्रित किया गया, मैं हर जगह गया। और जाने के बाद ये प्रयास किया गया कि बहराइच का नाम हर जगह बना रहे। उसी समय हमारी अध्यक्ष उस समय थी श्रीमती उषा पाठक जी, उनको मलेशिया भी जाने का मौका मिला और वो मलेशिया गई थी। अच्छा सर, एक बात, आपने इतनी उपलब्धियां और इतनी बातें बताई संघ के बारे में, तो इस बीच कुछ आंदोलन ऐसे हुए जिनके माध्यम से बड़ी सफलता हुई, लोगों को प्राप्त हुई। मैं चाहूँगा उनको भी मेरे दर्शकों तक पहुँचाने का आप कृपा करें। जो कुछ आंदोलन हुए, जिस प्रकार से हमारा 5वें वेतन आयोग का जो एक लंबा, जो कि अभी तक के शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, जिसमें पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने एक साथ मिलकर के सरकार की चूल्हे हिला दी और उन्हें एक जबरदस्त सफलता मिली और उनकी सारी मांगों को सरकार को मानना पड़ा। तो सर मैं उससे जुड़ा हुआ, ये 1999 में 21 अगस्त 1999 में 5वें वेतन आयोग को लेकर एक हमारी बहुत बड़ी रैली ज्योतिबा फुले पार्क में होनी थी, लेकिन कुछ संजोग ऐसा रहा कि जो हमारा वहाँ संगठन महासंघ बना, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा माध्यमिक के थे और अभिमन्यु प्रसाद तिवारी, रामपाल सिंह और पंचानन राय जी आजमगढ़ रहने वाले थे। इन लोगों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। और जो ज़िले से बसें जा रही थीं उनको रास्ते में ही रोक करके गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी लखनऊ जाने से रोका गया। इसके बावजूद बहराइच से हम 10 लोगों को ले करके किसी तरह से बस चेंज करते हुए जब हम लखनऊ पहुँचे, जी छुपते छुपाते लखनऊ पहुँचे, तो वहाँ पता चला कि सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर भी आंदोलन वाली हाल हुई कि गांधी जी वगैरह जो टॉप लीडर थी सबको कर दिया गया। फिर भी 40-50 हज़ार शिक्षक हमारा लखनऊ पहुंच चुका था, उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस लाइन में ले करके 5-6 घंटे तक रोका गया।
और शाम को उन्हें छोड़ दिया गया। ये बात शिक्षकों की चलती रही, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए और ये हमारा आंदोलन 2-2.5 महीने तक चलता रहा। 56-57 दिन में जी। और गवर्नमेंट ने टॉप 10 की सूची निकालना शुरू कर दिया, इनको टर्मिनेट कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, बर्खास्त कर देंगे, सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद एक दिन मीटिंग थी हमारे प्रधानमंत्री सम्मानीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनसे हमारे इन चारों नेताओं ने मिल करके वार्ता किया, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मालूम है, और जब केंद्र दे रहा है तो राज्य को देना चाहिए। सरकार उस समय हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी की थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग दिल्ली आइए, वार्ता करेंगे हम। हमारे ये नेता दिल्ली गए, वार्ता हुई, और वार्ता होने के बाद जब वापस आए तो पता ये चला कि यहाँ से कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने एक महापंचायत बुलाई अपने आवास पर, शिक्षकों की एक महापंचायत बुलाई, और वित्त मंत्री ये सारे लोग थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई कैबिनेट की, और ये निर्णय लिया गया कि अगर ये सबको दिया जा रहा है तो शिक्षकों को मिलना चाहिए। लेकिन 6 महीने का समय राजनाथ सिंह ने मांगा कि 6 महीने में अपने वित्त सचिव और सबसे कहा कैबिनेट से कि इसकी रिपोर्ट प्रेषित कीजिए कि कितना घाटा आ रहा है या हमें कितनी व्यवस्था और करनी पड़ेगी आर्थिक। जी। 6 महीने के बाद में फिर हमारे नेता उनसे मिले, तो वो जा रहे थे दिल्ली। उन्होंने कहा नहीं, इसका निर्णय आज ही करके जाऊंगा। 6 महीने बीत गए, अध्यापक सड़क पर आने से पहले निर्णय होना चाहिए, और उनका निर्णय हुआ और पंचम वेतन आयोग उन्होंने दिया। ये हमारे शिक्षक समाज की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसके देने के बाद ही हम उस कैडर में आए। नहीं तो लेखपाल का वेतन, कांस्टेबल का वेतन हमारे वेतन से कम था, ज़्यादा था, हमारा कम था, चाहे 50 रुपये कम रहा हो। लेकिन आज मतलब शिक्षक जिसे समाज में एक सम्मान की निगाह से देखा जाता था, वह एक बेचारे की जीवन जीता था कि आर्थिक रूप से बेचारा बेहाल। और आज हमारा वही शिक्षक पंचम वेतन आयोग मिलने के बाद में आज हाई क्लास का वेतन ले रहा है। आज सबकी नज़र में हमारा वेतन आ गया। सारे विभाग के लोग कहते हैं अरे प्राइमरी मास्टरों का वेतन तो है सबसे बेहतर। संगठन के हमारे जो लीडर थे उस समय, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अभिमन्यु प्रसाद तिवारी थे, प्रांतीय महामंत्री रामपाल सिंह जी थे, और इधर माध्यमिक के ओम प्रकाश शर्मा और पंचानन राय महामंत्री थे। इन चारों नेताओं ने मिलकर बहुत मेहनत की शिक्षकों को ये सफलता दिलाने में। सर ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी थी, लेकिन कहीं न कहीं यदि मेरी शिकायत एक नए शिक्षक के रूप में है, तो यह शिकायत है कि 2004 में जब पुरानी पेंशन को बंद किया गया, जी, उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनकी आपने तारीफ की, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस तरीके का। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, उस समय आप लोगों ने एक मुखर या मजबूत विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आज इस प्रकार से हम लोग पीड़ित हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए। जब बंद किया गया उस समय तो हम लोग विभाग में थे ही नहीं, तरीके हम लोग भ्रणावस्था में भी नहीं थे। आप लोग हमारे अगुआ थे और नेतृत्व करता थे, आपने इस रूप में क्या भूमिका अदा की? इसके लिए भी हम लोगों ने ऑल इंडिया स्तर पर बैठकें की और प्रधानमंत्री से मिले भी, और आश्वासन पर आश्वासन देते रहे कि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम आपको पंचम वेतन आयोग दे चुके हैं और इससे हम थोड़ा अपने को बराबर कर लें और 2004 से ही हम आपको पेंशन देंगे। लेकिन ये उनका आश्वासन कोरा रहा, ये बराबर टालते रहे। जब भी आंदोलन हुआ, जब भी हम लोगों ने प्रेशर बनाया उन पर, उन्होंने बराबर यही आश्वासन दिया मिलेगा, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया। ख्याली पुलाव। हाँ, बस वो केवल अपने को ये कहते रहे। जब दूसरी पार्टियां आई वो ये कहती रही कि ये केंद्र ने बंद किया है, हमने नहीं बंद किया है। ये बात मांग सबसे चलती रही। हमारे एजेंडे में ये हमेशा रहा। 2-3 बिंदु जो हमारे एजेंडे में हमेशा रहे, लेकिन उस पर सरकार ने आज तक नहीं ध्यान दिया। एक बिंदु हमारा ये था कि आज सभी सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल मिलता है। नहीं, मैं इस हिसाब से सवाल रखने वाला था। जी, मेडिकल मिलता है, पता लेकिन अध्यापक को नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी कमी है।
दुर्घटना बीमा सबको मिलता है, हमको नहीं मिलता है। क्यों आखिर ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? इसके लिए सरकार से बराबर हमारे एजेंडे में रहा है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के एजेंडे में, EIPTF यानी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एजेंडे में रहा, और वो लड़ाई बराबर चल भी रही है। मांग पत्र में हमेशा जोड़ा जाता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सफलता नहीं मिली है। बताइए कि माध्यमिक विश्वविद्यालय का अध्यापक विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है? हम नहीं लड़ सकते। आप एक हम वोट भी नहीं दे सकते। कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे हैं इस आधार पे कि आप राज्य कर्मचारी नहीं है और आपको हेल्थ वगैरह नहीं मिलेगा। जी जी। लेकिन दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ने से रोक रहे हैं क्योंकि आप परिस्थिति कर्मचारी हैं। जी, तो ये दोहरी नीति है उनकी। वो समझते हैं कि ये अध्यापक, कम से कम आज 5 लाख अध्यापक उत्तर प्रदेश में है, और 5 लाख अध्यापक का नेतृत्व करने वाला कोई आ जाएगा तो इनकी बात अगर यहाँ नहीं मानी जाएगी तो इनका आंदोलन बहुत बड़ा होगा। तो इनको अगर उससे ही अलग रखा जाए, इनको इससे जोड़ा ही ना जाए, तो हम लोग सेफ रहेंगे। ये अपनी सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए हमको अलग कर रहे हैं। शिक्षकों में भी क्योंकि आज तो आप देख रहे हैं कि अभी तक पहले वर्नाक्यूलर मिडिल, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज हमारा कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। जी। सब योग्य टीचर हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम योग्य टीचरों की भर्ती करेंगे। TT किया, सुपर TT कर दिया, तमाम छन्ने लगाए गए, लेकिन क्या राजनीति में ऐसे छन्ने लगाए गए? अंगूठा टेक हमारा प्रधान होता है, हमारा विधायक होगा, वो कक्षा 8 पास होगा, उसको क्या मालूम है क्या करना चाहिए उसे? तो अगर यही करना है तो जिस तरह शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, राजनीति पर भी ऐसे ही ध्यान देना चाहिए। शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसे हम शिक्षा किसी को दे रहे हैं तो देखें कि इसका क्या रहा है, इसका भूतकाल क्या था, शिक्षा में कहीं जुड़ाव था इसका या नहीं था, वास्तव में ये शिक्षक था। हमारी राजनीति है सर, वो गंगोत्री है, गंगोत्री से ही गंगा प्रदूषित हो जाएंगी, तो नीचे सफाई करने से सफाई करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये एक बात और तो मैं अंत में आपसे जोड़ना चाहूँगा कि 1975, 76, 77 या 80 के दशक का आपने संघ देखा। जी जी। लगभग 21वीं शताब्दी का 2017 तक आपने संघ देखा। उसके बाद भी आप इनडायरेक्टली आज भी संघ से अपनी संवेदनाएं, सहानुभूति रखते हैं। तो क्या परिवर्तन आपने पाया? संघ का बढ़ जाना, इस तरीके के संघ का देखिए, जाना, इन सब बातों पर मैं आपके विचार जानना। एक समय ऐसा था कि प्राथमिक शिक्षक संघ के धरने प्रदर्शन से प्रदेश हिलता था। जब प्राथमिक शिक्षक का धरना प्रदर्शन की नोटिस होती थी तो प्रदेश को सोचना पड़ता था कि क्या आज लखनऊ में जगह रहेगी आने जाने की या नहीं रहेगी। ट्रैफिक के रास्ते चेंज किए जाते थे, डाइवर्जन दिया। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कुछ हमारे नेताओं में एक लालसा पैदा हुई, पद लोलुपता, हाँ पद लोलुपता कह लीजिए, बनी रहना चाहिए। उसका एक मेन कारण रहा कि धीरे धीरे करके हमारे संवैधानिक एक व्यवस्था है कि जिस दिन हम रिटायर हो जाएंगे यानी सेवानिवृत्त होंगे, उस दिन से हमारी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है प्राथमिक शिक्षक संघ से। और मेरे स्थान पर जो भी वहाँ कार्य कर रहा होगा हमसे नीचे कनिष्ठ, उसको चार्ज दे दिया जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली और उसका आज ये परिणाम हुआ कि संगठन धीरे धीरे पद लोलुपता के कारण 2 खंड में बंट गया। हम कहते हैं कि हम अध्यक्ष महामंत्री हैं प्रदेश के, आप कहते हैं कि हम अध्यक्ष महामंत्री हैं, और उसका नुकसान झेल रहा है हमारा 5 लाख शिक्षक। नुकसान हमारे शिक्षक का हो रहा है और पद लोलुपता में स्वयं स्वार्थ बस हम अपने को वहाँ बनाए रखे हैं, ये इसका एक मेन कारण है। और सर एक चीज़ बड़ी दुख की मैं बात करना चाहूँगा अपने दर्शकों को जो हमारे वीडियो को या इस इंटरव्यू लाइव देख रहे हैं। आज शिक्षक संघ की मौजूदगी यह देखने में नजर आती है, आप तो जुड़े हुए नहीं है, जब महीना समाप्त होने लगता है तो यह कहते हैं कि लेखाधिकारी से हमने वार्ता की है, 2 दिन में आपका वेतन मिल जाएगा। तो इस तरीके की लैंग्वेज बातें वहाँ कही जाती है, लग रहा है कि संघ अगर बात ना करता लेखाधिकारी से तो शिक्षकों को वेतन ना मिल पाता। एक समय था जब हम लोग इस संगठन के सक्रिय पदाधिकारी हुआ करते थे तो वेतन के लिए बात नहीं करना होता था। आज मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट। जी, वेतन के लिए नहीं, एरियर के लिए बात करना होता था कि बजट है तो हमारा एरियर निकाल दीजिए। इसके लिए वार्ता होती थी और दबाव बनाया जाता था कि विभिन्न अध्यापकों का
किस किस महीने का एरियर बाकी है, ये हम लोग वहाँ स्टार्ट करते थे, निकालते थे किसका किसका बाकी है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे ज़िले में किस विकास खंड के कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनका व्यक्तिगत रूप में बाकी है, और सूची निकाल करके बना करके संघ के पैड पर लगा करके उसे देते थे। और बीएसए और लेखा अधिकारी उस बात का सम्मान करते थे, बाबू को उसके लिए डांटते भी थे कि इतना क्यों पड़ा रहेगा, इसको निकाल देना चाहिए था। और कोई परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं, और सबको निकाल कर दिया जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति भिन्न हो गई है। हम वहाँ केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए वार्ता करने जाते हैं, ये दिखाने जाते हैं कि इस जिले के या इस प्रदेश के हम नेता हैं। अरे नेता वो होता है, एक संगठन का नियम होना चाहिए, वन फॉर ऑल फॉर वन, एक सबके लिए, सब एक के लिए। अगर एक नेता है, उस नेता के पीछे चलने के लिए सारे लोगों को तैयार रहना चाहिए, और उन सारे लोगों का कार्य करने के लिए अकेले नेता को ही करना चाहिए, न कि सभी लोग वहाँ ऑफिस का घेरा लगाए बैठे रहें। आज जो कमियां आई हैं वो निहित स्वार्थ में हमारे नेता काम कर रहे हैं, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो बैठ करके एक आदमी जा कर के ऑफिस का सारा काम निष्पादन कर सकता है, तो हम 10 आदमियों की वहाँ क्या ज़रूरत है। और उससे नुकसान क्या होता है, पढ़ाई का, हमारे बच्चों का नुकसान होता है। एक जाएगा सारा काम करेगा, सब जाएंगे कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि और बदनाम होगा कि ऑफिस में अध्यापक बैठे रहते हैं। अब तो पता चला है कि वहाँ रजिस्टर भी बनाए गए हैं कि पर डे कौन कौन आता है, साइन कराओ, ये देखने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को अंत में बताना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कितनी बदल गई हैं। आज नेता भी नहीं रह गए हैं, और नेताओं के लिए यदि कुछ मैं शब्द उपयोग करूंगा तो इस मंच से उस शब्दों का उच्चारण करना मेरे लिए बस की बात नहीं है। यह सम्मान, इस प्रकार का मैं शब्द उनके लिए नहीं प्रयोग कर सकता हूं, और ना ही करना मेरे लिए न्याय संगत है। बाकी क्या सच्चाई है सभी आप लोग जानते हैं। यदि आप वाकई में संघ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एकजुट होइए। तरह तरह के रंग बिरंगे संघ बना करके उसके अध्यक्ष बनने जाने से संघ एकजुट नहीं हो सकता है। और शिक्षक जो हित है वो हमेशा प्रभावी होगा, और कमजोर होगा, और शिक्षक कमजोर होता जाएगा। और जो शिक्षक कमजोर होगा तो सारी व्यवस्था कमजोर होगी, और बच्चों का भी नुकसान होगा, जिसके लिए हमारी मौलिक रूप से नियुक्ति होती है शिक्षण कार्य करने का, वो अभी कहीं कहीं प्रभावित होगा। तो मेरा मानना है कि सब एकजुट हों, एक साथ हों। इन्हीं बातों के साथ मैं रसल रघुवंशी सर को हृदय की गहराइयों से ससम्मान धन्यवाद देते हुए इस गुफ्तगू की समाप्ति की तरफ बढ़ता हूँ, इस गुजारिश के साथ, यदि मेरे प्रयास, मेरी या आपके साथ किया गया एफर्ट जो है आपको पसंद आता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाइए, क्योंकि मेरा हमेशा से प्रयास होता है कि सकारात्मकता समाज को आगे ले जा सकती है, और उसमें मैं हमेशा नित्य अनवरत आपके साथ लगा हूं। एकता, सकारात्मक के साथ एकता अगर बनी रहेगी, एकता समाज को आगे बढ़ा सकती है। सकारात्मक एकता के साथ लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं रसल रघुवंशी आपसे विदा लेता हूं। फिर जल्द आपके साथ उपस्थित होगा एक नए शख्सियत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।